नमस्कार बच्चों। हिंदी कालांश में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम सभी ने कविता पर्वत प्रदेश में पावस के 2 भाग का अध्ययन कर लिया है। चलिए अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। बच्चों, कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में खिले फूलों, वहां के बहने वाले झरनों तथा झरने किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, इन सब का वर्णन जो है किया है। अब वो आगे पर्वत के हृदय से निकलने वाले जो वृक्ष हैं, वहाँ के वृक्ष तेज बारिश होने पे किस तरह से वृक्ष टूट करके जमीन में गिर जाते हैं, इन सभी प्रसंगों का वर्णन किया है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गिरिवर का मतलब है ऊंचा पर्वत, उर का अर्थ है हृदय, उच्च आकांक्षाओं का मतलब है ऊंचा उठने की चाहत, और तरुवर का मतलब है पेड़। तो गिरिवर के उर से उठ उठकर, पर्वत के हृदय से उठ उठकर का अर्थ है कि निकलने वाले जो वृक्ष हैं, पर्वत के हृदय से निकलने वाले जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? उच्च आकांक्षाओं से तरुआ, वो व्यक्ति की ऊंची आकांक्षाओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे कवि ने पर्वत प्रदेश में वहाँ के जो वृक्ष होते हैं जैसे देवदार, साल, इन सभी वृक्षों का वर्णन करते हुए कहा है कि ये वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पर्वत के हृदय से निकली हुई ऊंची आकांक्षाएं हैं, ऊंची कामनाएं हैं, ऊंचा उठने की चाहत है। इस प्रकार ये वृक्ष हमें महसूस हो रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि पहाड़ों के हृदय से फूट कर निकले विशाल वृक्ष पहाड़ों के मन में उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान लंबे हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। झांक का मतलब है देखना, नभ का मतलब है आकाश, नीरव का मतलब है शांत, अनिमेष का मतलब है एकटक, अटल का मतलब है बिना टले, चिंता पर का मतलब है चिंतित। है झांक रहे। अच्छा, अब पर्वत के हृदय से निकलने वाले जो वृक्ष हैं वो कैसे देख रहे हैं? है झांक रहे, वो देख रहे हैं नीरव नभ। नीरव नभ का अर्थ है कि शांत आकाश में वो वृक्ष ऐसे लग रहा है कि मानो शांत आकाश में अनिमेष, अनिमेष का अर्थ है एकटक, अटल, स्थिर, लेकिन कुछ चिंतित से, लेकिन कुछ परेशान से। देखिए बच्चों, व्यक्ति के जीवन में चाहे जितनी भी सफलता हो जाए, चाहे वो जितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ आगे बढ़ने की चाहत, कुछ न कुछ उसके कार्य जो है वो हमेशा उसके पास रहते हैं और जिसकी सोच में वो निरंतर लगा रहता है। तो यहाँ पे भी वैसे है कि जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? वो पर्वत के हृदय से निकली हुई ऊंची आकांक्षाओं के समान है और वो शांत आकाश में अनिमेष, अनिमेष का अर्थ है कि एकटक यानी बिना पलक झपकाए, स्थिर लेकिन कुछ चिंतित से वो शांत आकाश में झांक रहे हैं, मानो कुछ खोज से रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि कुछ चिंतित, कुछ उदास से वे वृक्ष शांत आकाश की तरफ मौन तथा अपलक दृष्टि से एकटक देखते हुए ना जाने क्या खोज रहे हैं। अच्छा, अभी अचानक से क्या हुआ कि बादलों ने आकर के पूरा पर्वत ढक लिया। बादलों ने आकर के पूरे पहाड़ को ढक लिया है और पहाड़ ढकने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो पर्वत जो है वो आसमान में उड़ गया है। पर्वत वहां दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। देखिए कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। फड़का का मतलब है फड़कना, भूधर का मतलब है पहाड़,
अपार का मतलब है बहुत अधिक। पारद के पर का मतलब है कि पारे के समान धवल और चमकीले पंख। तो उड़ गया अचानक लोभ उधर। अच्छा, अब अभी तक जैसे आपने पहले देखा कि है झांक रहे नीरव नभ पर। है झांक रहे नीरव नभ पर का अर्थ था कि शांत आकाश में पेड़ जो है वो क्या कर रहे थे, शांत आकाश की तरफ एकटक बिना पलक झपकाए देख रहे थे। मतलब आसमान में बादल नहीं थे, आसमान बिल्कुल साफ था। अब अचानक से क्या हुआ कि बादलों ने पूरे आसमान को आच्छादित कर लिया। आसमान आच्छादित होने की वजह से बादलों ने पूरे पर्वत समूह को भी ढक लिया है। ऐसा लग रहा है कि पर्वत जो है वो पारे के पंख लगा के, पारा यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के पंख लगा के, ऐसे जैसे मर्क्यूरी सफेद होता है वैसे ही पारे के समान धवल और चमकीले पंख लगाकर पर्वत जो है वो आसमान में उड़ गया है। मतलब इस तरह से बादलों ने पर्वत को आच्छादित कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो पारे के समान सफेद चमकीले पंख लगा करके आसमान में उड़ गया। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि अचानक पहाड़ पर चारों ओर से बादल इस प्रकार छा गए जैसे लगता है कि ये पहाड़ मानो पारे के समान चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। एक गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। आइए अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ एक साथ समझते हैं। पंत जी कहते हैं कि पहाड़ों के हृदय से फूट कर निकले विशाल वृक्ष पहाड़ों के मन में उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान लंबे दिखाई दे। कुछ चिंतित उदास से वे वृक्ष शांत आकाश की तरफ मौन तथा अपलक दृष्टि से एकटक देखते हुए न जाने क्या खोज रहे। अचानक पहाड़ पर चारों ओर से बादल इस प्रकार छा गए जैसे लगता है ये पहाड़ मानो पारी के समान चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। आइए आगे के भाग को देखते हैं। रव शेष रह गए है निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष सब अब बादलों ने क्या किया कि आसमान को पूरी तरह से आच्छादित कर लिया। उसके बाद का भाग देखिए कि रव शेष का मतलब है आवाज का रह जाना। भू पर, भू पर का मतलब है धरती पर, अंबर का मतलब है आकाश और निर्झर का अर्थ है झरना। तो रव शेष रह गए है निर्झर। रव शेष यानी केवल किसकी, केवल अब इस तरह से आसमान को आच्छादित कर लिया है बादलों ने कि केवल झरनों की आवाज ही शेष रह गई है। मतलब सिर्फ और सिर्फ झरने की आवाज ही वहां पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बादल तो क्या हो गए हैं, वो आसमान में उड़ से गए हैं। और है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब अचानक से बारिश इतनी तेजी से होने लगती है कि ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है। मतलब वो धरती पर आक्रमण करने आ गया है, धरती पर पूरी तरह से आ गया है। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि बादलों के छा जाने से झरना भी दिखाई नहीं देता, बल्कि क्या हो गई है, सिर्फ और सिर्फ उसके झरझर के शब्द ही सुनाई देते हैं। तभी बादलों से इतनी तेज बरसात होती है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा। अच्छा, अब तेज बारिश होने शुरू हुई। बारिश बहुत तेजी से, एक पहले तो बादलों ने आसमान को आच्छादित किया, फिर बहुत तेजी से क्या होना शुरू हुई, बारिश होना शुरू हुई। अब तेज बारिश का क्या परिणाम है वो देख लीजिए कि धस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। कठिन शब्दों के अर्थ देख ले। धस गए का मतलब है दब गए, सभय का मतलब है भयभीत, शाल का मतलब है वृक्ष का नाम, शाल एक वृक्ष का नाम है, ताल का मतलब है तालाब और धरा का मतलब है पृथ्वी। धस गए धरा में,
अब बारिश इतनी जोरों से होने लगी कि ऐसा लग रहा है मानो धरा में का अर्थ है कि धरती में भय के कारण शाल के वृक्ष जो है वो जमीन में धंस गए। तेज बारिश से वृक्ष टूटने शुरू हो गए। तो कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि ऐसा लग रहा है मानो वो वृक्ष टूटे नहीं है, बल्कि वो क्या हो गए हैं, डर के मारे धरती में धंस गए हैं, धरती में जाकर के छिप गए हैं, धरती में जाकर के दब गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया था, उठ रहा धुआं। अच्छा, अब बारिश के बाद जब कोहरा पड़ना शुरू हुआ तो उस कोहरे की वजह से, कोहरा यानी फॉग, उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि तालाब में क्या हो गया है, आग सी लग गई है। तालाब में आग सी लग गई है। कोहरे की वजह से चारों ओर धुंध सा प्रतीत हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि तालाब में आग सी लग गई है। इसके अर्थ देख लेते हैं कि बादलों के उठने से शाल के बड़े बड़े वृक्ष ऐसे लग रहे हैं कि मानो वे भयभीत होकर के धरती में धंस गए हैं, तथा तालाब के पानी से कोहरे के बादल ऐसे उठ रहे हैं मानो तालाब में आग लग गई। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अच्छा, अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि बारिश इतनी तेजी से हो रही है, बिजली इतनी तेजी से चमक रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इंद्र हमारे समक्ष स्वयं ही उपस्थित हो गए हैं। तो इसमें कठिन शब्दों के अर्थ पहले देख लें। जलद का मतलब है बादल रूपी विमान, विचर विचर का मतलब है कि घूम घूम कर, इंद्र का मतलब है इंद्र भगवान, और इंद्रजाल का मतलब है जादूगरी। जलद का अब यहाँ पे है कि यूं जलद यान में ऐसा महसूस हो रहा है कि बादलों के यान में विचर विचर, विचर विचर का अर्थ है कि घूम घूम कर, ऐसा महसूस होता है कि बादलों के यान में घूम घूम कर भगवान इंद्र अपना इंद्रजाल यानी अपनी जादूगरी, अपना अपना मायावी रूप वो जगह जगह दिखा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इंद्र जो है वो अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखा रहे हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ हम एक बार पुनः देखते हैं कि मानो वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादुई खेल खेल रहे हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में शभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ एक साथ समझते हैं। कवि कहते हैं कि बादलों के छा जाने से झरना भी दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके झरझर के शब्द ही सुनाई देते हैं। तभी बादलों से इतनी तेज बरसात होती है, उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा। बादलों के उठने से शाल के बड़े बड़े वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो वे भयभीत होकर धरती में धंस गए, तथा तालाब के पानी से कोहरे के बादल ऐसे उठ रहे हैं मानो तालाब में आग लग गई। मन वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादुई खेल खेल रहे हैं। आइए बच्चों, हम सब एक बार पुनः कविता को एक साथ कंठस्थ कर लेते हैं और एक बार उसकी पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। एक बार इसका अर्थ मैं तुरंत बता देती हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पे वर्षा का मौसम था, बारिश का मौसम था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, पर्वत गोलाकार रूप में थे हैं। अपने सहस्त्र दिक सुमन फाड़, अपने हजार
फूल रूपी नेत्रों को फाट का अर्थ है कि खोल करके अवलोक रहा है बार बार, बार बार जल में अपने विशाल रूप को देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल, जिसके कदमों में तालाब संरक्षण प्राप्त कर रहा है, तालाब फैला हुआ है और वो तालाब दर्पण सा फैला है विशाल। किसके जैसा प्रतीत होता है? दर्पण के समान फैला हुआ है। गिर का गौरव गाकर झरझर, पर्वत का गौरव गान करते हुए झरने झरझर की आवाज से उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं और मद में नस नस उत्तेजित कर, यानी लोगों के रोम रोम में उत्साह का संचार कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की माला जैसे सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, यानी जो झरने हैं वो मोती की माला के समान सुंदर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में शभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। गिरिवर के उर से, यानी पर्वत के हृदय से उठ उठकर का अर्थ है कि निकल निकल कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, लोगों की ऊंची आकांक्षाओं के समान, लोगों की ऊंची कामनाओं के समान ये जो वृक्ष हैं वो शांत आकाश पर बिना पलक झपकाए हुए स्थिर, लेकिन कुछ चिंतित से, ऐसा लग रहा है मानो कुछ झांक से रहे। उड़ गया अचानक लो भूधर, ऐसा लगता है कि अचानक भूधर, भूधर यानी वो पर्वत आसमान में उड़ गया। फड़का अपार पारद के पर, और पारे के पंख लगाकर, किस तरह से आसमान में उड़ा? पारे के पंख लगाकर, ऐसा लगा जब बादलों ने आसमान पर्वत को ढका तो ऐसा लगा कि मानो वो पारे के पंख लगा करके आसमान में उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, झरन झरनों की केवल आवाज ही सुनाई दे रही है, बाकी हर कोने को बादलों ने आच्छादित कर लिया है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लग रहा है कि भू पर यानी धरती पर आसमान टूट पड़ा है। धस गए धरा में सभय शाल, शाल के वृक्ष भय के कारण कहाँ पे धस गए हैं? वो पेड़ों के, पहाड़ों के नीचे धस गए हैं। तेज से बरसात होने के कारण साल के वृक्ष जो है वो टूट करके ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भय के कारण धरती में धस गए हैं। उठ रहा धुआं, चारों ओर धुआं उठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग सी लग गई है। जल गया ताल, नहीं तालाब में आग सी लग गई है। और यूं जलद यान में विचर विचर, यूं बादलों के यान में घूम घूम कर भगवान इंद्र जो है वो इंद्रजाल खेल रहे हों, वो अपना अपना मायावी खेल खेल रहे हों। तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरे पाठ का अध्ययन किया। वास्तव में पाठ को पढ़कर ये महसूस होता है कि कवि ने कक्षा में बैठे बैठे ही पूरे पर्वतीय अंचल का भ्रमण करवा दिया। कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण अलंकार तथा चित्रात्मक शैली का प्रयोग करके इस पूरी कविता में प्रकृति के पल पल परिवर्तित रूप को हमें बताया है कि किस तरह से वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है। इसका बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने चित्रण किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ अवश्य में समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।